नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 14 अप्रैल 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। 14 अप्रैल है, बहुत सारे त्यौहार पर्व होते हैं आज देश भर में। वैसाखी होता है, बिहार में भी होते हैं कई सारे त्यौहार, अलग अलग देश के अलग अलग भागों में त्यौहार होते हैं। आज डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती भी है, तो ढेर सारी शुभकामनाएँ जो त्यौहार मना रहे हैं। शुरुआत करेंगे आज के वीडियो का, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे आज हम लोग। तो यूएस के द्वारा ब्लॉकेट किया स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, यानी कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिसको ईरान ने पहले से ही ब्लॉक किया हुआ था, उस ब्लॉकेट को भी ब्लॉक किया है डोनाल्ड ट्रंप की नेवी ने। और इसको कहा जा रहा है कि क्यूबा के जैसे वो ईरान की घेराबंदी करना चाहते, लेकिन फिर से यह फेल एक यूएस की नीति बनेगा। क्यों? क्योंकि ईरान जो है यह कोई आइलैंड नहीं है, यह कोई घिरा हुआ देश नहीं है समुद्र से जिसकी आप चारों तरफ नेवी को खड़ा कर देंगे तो ब्लॉक हो जाएगा। ईरान की बॉर्डर सीमाएं बहुत लंबी चौड़ी हैं, स्थलीय सीमा, और उसका ब्लॉकेट संभव ही नहीं है। खैर जो भी है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कंप्लीट ब्लॉकेट अब कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम करेंगे। कोई भी देश की कोई भी शिप यहाँ से गुजर ही नहीं सकेगी। 100% इसका ब्लॉकेट करने जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट ज़रा हम लोग देखेंगे, डिटेल में समझेंगे कि क्या है, और इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ेंगे। वायलेंस इन नोएडा फैक्ट्री वर्कर्स प्रोटेस्ट सीकिंग हायर वेज, मतलब नोएडा में बहुत बड़े स्तर का, ऐसा कभी नोएडा में होता नहीं था। बहुत ही शांत इलाका है ये, इधर कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन कल जो है बहुत ही भीषण स्तर का प्रदर्शन हुआ और हिंसक हो गया। पूरा सेक्टर 62 का जो एरिया है और जो भी नोएडा फेज़ 2 है वो पूरा जाम रहा। सब कुछ उन्होंने जला दिए, आग भी लगा दिए कई सारी जगहों पर। दरअसल बात ये है कि जब तक अभी आपको पता चला होगा इस प्रोटेस्ट के बारे में, जब वहाँ पर वायलेंस हुआ है, तो जबकि हड़ताल पर मजदूर जो थे पिछले 4 दिनों से थे, नहीं पता चला होगा। आपको ये भी नहीं पता होगा कि हरियाणा के मानेसर में भी इस तरह का प्रदर्शन हुआ था, नहीं पता चला होगा। बिहार के बरौनी में भी इस तरह का हुआ था, वो भी नहीं पता चला होगा। इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि महंगाई अचानक से बहुत तेज़ी गति से बढ़ गया, जबकि वेज जो है, इनके जो तनख्वाह है, जो पैसा मिलता है इनको काम करने का, वो बहुत ही कम है। इसके कारण से प्रदर्शन तो कर रहे थे, लेकिन वायलेंस के कारण सब न्यूज़ में आया है, नहीं तो न्यूज़ में भी नहीं आ रहा था, कोई इनकी सुन ही नहीं रहा था। तो इस टॉपिक को ज़रा हम लोग देखेंगे। वायलेंस तो गलत होता ही है। 2019 के कोड को भी पढ़ेंगे, क्या सरकार का फैसला और क्या कारण है इस तरह के प्रोटेस्ट का जो पूरे देश भर में इंडस्ट्रियल एरिया में हो रहे हैं, उसे भी ज़रा हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहला टॉपिक जो अपना है वो है यूएस बिगिन ब्लॉकेट ऑफ ईरान पोर्ट्स, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान का जो पोर्ट है उसको ब्लॉक कर रहा है यूएस, लेकिन वास्तविकता में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रहे हैं यूएस के जो नेवी है उनके द्वारा। दरअसल में यूएस नेवी जो है, इसका सिद्धांत रहा है कि पूरे दुनिया भर में फ्री ट्रेड को आसान बनाना, फ्री एंड फेयर तरीके से ट्रेड हो पाए हाई सी एरिया में। इसीलिए पूरे दुनिया भर में यूएस की नेवी फैली हुई आपको दिखेगी। लेकिन अब जो इनका मुख्य उद्देश्य था कि भाई व्यापार सुगमता हो, उस व्यापार सुगमता में सबसे बड़ी बाधा अब यूएस की ही नेवी बनने जा रही है। दरअसल में यह एक तरीका माना जा रहा है कि इसके ज़रिए ईरान पर दबाव बनाया जाए और बातचीत में अमेरिका के पक्ष को और भी ज़्यादा मजबूती मिले। लेकिन क्या ऐसा होगा वो तो आगे ही देखेंगे। इस्लामाबाद में सप्ताह के अंत में वार्ता विफल हो गई। इसके बाद से नाकेबंदी शुरू कर दी गई है यूएस के द्वारा। ईरान की नाकेबंदी बाई जलीय नाकेबंदी इसको कह सकते हम लोग, क्योंकि स्थलीय नाकेबंदी तो संभव ही नहीं था, ये इसमें कहा जा रहा है। हॉर्मुज जलडमून और अमेरिका के सैन्य का रुख क्या है, तो अमेरिका के सेंटकॉम का मतलब होता है अमेरिका की जो सेना है यह पूरे दुनिया भर में स्थापित है। हमारी सेना हमारे देश में है, लेकिन उसकी सेना पूरे दुनिया भर में है। तो उसका सेंट्रल कमांड है जिसको सेंटकॉम कहा जाता है। सेंट्रल कमांड मुख्यालय कतर में है, उसका कतर में वह रहती है मुख्य रूप से। पेट्रो डॉलर का जो आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, पेट्रो डॉलर का सिद्धांत क्या है? पहले था कि गोल्ड के बरिए, गोल्ड जो है सोना, उसके बदले व्यापार आयात और निर्यात होता था। लेकिन पेट्रो डॉलर का सिद्धांत आया 1971 में, जिसमें कहा गया कि दुनिया के जितने भी मैक्सिमम व्यापार हैं वो क्या हो गए,
तो वह डॉलर में होगा, डॉलर में ही होगा, डॉलर के आधार पर ही व्यापार होगा। और मुख्य रूप से जो तेल वाले देश थे उनको यूएस ने कहा कि आप जिसको भी तेल बेचोगे वो डॉलर में बेचोगे, ठीक है, किस में बेचोगे, डॉलर में बेचोगे। उसके बदले में हम जो अरब देश हैं इनको सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, किससे, इजराइल से, जिसे किसने बनाया है, हमने ही बनाया है। हम आपकी सुरक्षा करेंगे किससे, ईरान से, जिसको शुरुआत में कौन सपोर्ट करता था, तो यूएस ही सपोर्ट करता था। बदले में आप केवल एक काम करो, अपने जितने भी तेल और गैस बेचते हैं उसमें हमारे डॉलर का यूज करो, जिससे क्या होगा, डॉलर की महारत हासिल होगी, डॉलर की जो एकाधिकार है, मोनोपोली है, वो दुनिया में हासिल हो जाएगा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था इससे दिनों दिन मजबूत होता रहेगा। तो यही वो प्रभुत्व है जो 1970 में अमेरिका ने हासिल किया था, जिसको पेट्रो डॉलर भी कह दिया जाता है। पेट्रो डॉलर में क्या था, अब डॉलर में खरीद बिक्री करो तेल गैस इत्यादि का, बदले में हम आपको सुरक्षा देंगे। लेकिन इसी सिद्धांत को धक्का पहुंचा इस वॉर से, जब ये अरब देशों को सुरक्षा देने में विफल रहे, क्योंकि ईरान ने जम के बमबारी की, जहां चाहा वहां बम मारा और यूएस कुछ भी नहीं कर पाया। तो पेट्रो डॉलर का सिद्धांत भी कमज़ोर हो रहा है। चीनी युआन है, उसके अलावा भारत और ब्रिक्स के मेंबर जो हैं ये चाह रहे हैं कि हम डॉलर के अलावा व्यापार करना शुरू करें। तो डॉलर को चैलेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रंप का बयान था कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, तब तक ब्लॉकेट जारी रहेगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर कोई विदेशी सेना द्वारा जलडमूर की पुलिसिंग करके वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में अस्थिरता और संकट को बढ़ाया जाता है, या फिर जो भी कोई दुनिया की दूसरी नेवी है अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज में दिखती है तो हम उड़ा देंगे। ये सीधा सीधा उन्होंने कहा है ईरान की नेवी ने। ये क्या है अपना, ये है आपकी पृष्ठभूमि, जिस पृष्ठभूमि के आधार पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अमेरिकी नाकेबंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर भारत की कूटनीति सही रही तो भारत को मिल जाएगा भाई यहाँ से जाने का रास्ता, ताकि हमारे पास तेल और गैस आ पाएँ। नहीं तो जो 40 दिन युद्ध चला है ना, उस युद्ध से भी भयानक स्थिति अब बनने जा रही है तेल और गैस के दृष्टिकोण से, क्योंकि मिलेगा ही नहीं। जो एक आध टैंकर आ पा रहे थे अब वो टैंकर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पहले ईरान के ब्लॉकेट से उनको छुड़ाना है, फिर यूएस के ब्लॉकेट से उनको छुड़ाना है, तब जाके वो हम तक पहुंच पाएगा। देखिए क्या होता है। लेकिन फिलहाल में तो संकट वाकई बहुत गहरा गया है, क्योंकि भारत के पास में गैस और तेल नहीं है। तेल तो है भी, गैस बिल्कुल भी नहीं है। ऊर्जा सुरक्षा पर अभूतपूर्व संकट। हॉर्मूज जलडमरू मध्य भारत की ऊर्जा जीवन रेखा है। नाकेबंदी के कारण कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल को पार कर गई हैं। $100 प्रति बैरल को पार कर गई। वैसे एक छोटा सा सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो आपको क्या जवाब मतलब देना चाहिए, क्या होता है? आपको पता भी है, इतने दिन न्यूज़ में रहता है, आप हर दिन सुनते हैं, लेकिन कभी सर्च करके देखा ही नहीं कि एक बैरल में कितना लीटर होता है। एक बैरल में लगभग में 159 होता है, एग्जैक्ट नहीं 158 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन 159 लीटर के करीब में होता है, जिसकी कीमत $100 है। तो $100 में यानी कि कितना हो गया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह बहुत ज़्यादा है। तेल की कीमत वास्तविकता में जो रहता है $50 से $60 के आसपास में ही रहता है। यही सही कीमत है। यानी कि हमारा जो तेल का आयात का बिल था, पैसा खर्च था, वो दोगुना हो गया है। यानी कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो कम होंगे, क्योंकि तेल की कीमत बहुत ज़्यादा है। भारत का 90% एलपीजी आयात भी इसी जलडमरू मध्य से होता है। एलएनजी भी 50% यहीं से आता है। आपूर्ति रुकने से देश में रसोई गैस का भारी संकट पैदा हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है। और इस संकट का प्रभाव हमें दिख रहा है नोएडा वर्कर्स का प्रोटेस्ट, और जगह जगह पर जो वेज वर्कर्स हैं, कम वेज वाले वर्कर्स हैं, उनका प्रोटेस्ट जो हमें दिख रहा है, उसके कोर में यही कारण है भाइयों बहनों, महंगाई जो फील नहीं होता है घर में बैठ करके। कच्चे तेल गैस की कीमतों में उछाल से परिवहन लागत बढ़ेगी, जिससे देश में चौतरफा महंगाई आएगी। एमएसएमई और उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। सिरेमिक इंडस्ट्री तो ऑलमोस्ट शट डाउन की स्थिति में ही है। इसके अलावा कृषि और तकनीकी क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये ब्लॉकेट अगर ज़्यादा दिन तक रहता है तो पश्चिम एशिया से उर्वरक आपूर्ति व्यवधान से भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। आज आपको एक और टॉपिक में पढ़ाऊंगा
कि बचपन में हम लोग पढ़ते थे मुहावरे कि सर मुंडाते ही पड़े ओले, है ना, तो उसका मतलब समझ में नहीं आता था। उस समय लगता था कि यार किसी ने सर मुंडाया, उसके सर पे कैसे ओले गिरेंगे, घर में बैठ जाएगा। लेकिन अब पता चल रहा है उसका मतलब, जब हमारे आईएमडी ने ये बताया है कि इस बार अल नीनो की स्थिति रह सकती है और सामान्य मानसून से कम वर्षा होगी। तो ऑलरेडी हमारी एग्रीकल्चर जो है वो इस चुनौती से जूझ रही है कि भाई खरीफ के सीज़न में खाद कम मिलेगा, उर्वरक कम मिलेगा। रबी के सीज़न में बारिश हो गई, अभी बेमौसम बरसात ने गेहूं के फसल को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। और अब कहा जा रहा है कि अल नीनो भी आने वाला है, यानी कि 2026 का ईयर जो होगा ये एडवेंचर से भरा हुआ वर्ष होने जा रहा है आप सभी के लिए। इसके अलावा इस क्षेत्र से हीलियम गैस की कमी ने भारत के स्वास्थ्य सेवा और बढ़ते सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी जटिलताओं को बढ़ाने का काम किया। नेक्स्ट पॉइंट है चाबहार बंदरगाह क्षेत्रीय संपर्क पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। INSTC और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ये सब के सब धरे के धरे रह गए हैं। भारतीय प्रवासियों का प्रेषण कम होगा, 80 से 90 लाख भारतीय रहते हैं। अगर इस तरह से खाड़ी देशों में संकट उत्पन्न होगा, काम कम होगा, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स करेगी, तो इतने सारे लोग जो हमें पैसे भेजते थे, डॉलर भेजते थे, वो भी कम हो जाएगा। कूटनीतिक संतुलन की चुनौती है भारत के लिए सबसे बड़ा कूटनीतिक परीक्षाओं में से एक है। नई दिल्ली को अमेरिका जो एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और ईरान जो ऐतिहासिक और ऊर्जा साझेदार है के बीच संबंधों को बहुत सावधानी से बैलेंस करना पड़ेगा। इस युद्ध की स्थिति में ऐसी जगह पर युद्ध ये लोग कर रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी विदेश नीति दोनों ही बहुत ही गहरे गंभीर संकट के दिनों से गुजर रही है। देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। हमें भारत की डिप्लोमेटिक स्तर पर तो जारी ही है प्रयास, बाकी देखते हैं कि जो भी इससे निकलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है बिफोर नोएडा प्रोटेस्ट इन बरौनी, सूरत, मानेसर सभी जगहों पर प्रदर्शन हुए, लेकिन हमारी बिकी हुई मीडिया जो है उसने कहीं के भी प्रदर्शन को दिखाया ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि देश में मीडिया होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको पता तो चले कि वास्तविक स्थिति क्या है, वरना तो सब चंगासी टाइप का दिख रहा था कि भाई गैस महंगा हो रहा है, कहाँ महंगा हो रहा है, कहीं तो दिख ही नहीं रहा है, सब कुछ तो अच्छा ही है। जब मैं न्यूज़ बताता था तो लोगों को रियलिस्टिक चीज़ें नहीं लगती थी। मैं जब कहता था कि यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स की दुकानें बंद रही है, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, गिग वर्कर्स को काम नहीं मिल रहा है, तो लोगों को लगता था कि ऐसी ही बातें हैं, उड़ी उड़ी बातें हैं। लेकिन अब दिख रहा है आपको कि क्या वास्तविकता में हो रहा है। प्रदर्शन हो रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहे थे। पहले 4 दिनों तक प्रदर्शन हुए, हड़ताल का ऐलान किया इन्होंने, लेकिन ये सब के सब का प्रभाव जीरो रहा, शून्य रहा। सरकार ने इनकी एक नहीं सुनी। लेकिन जब इन्होंने विरोध प्रदर्शन थोड़ा सा उग्र तरीके का किया, हिंसात्मक हो गया प्रदर्शन, जो कि गलत है, और गाड़ियाँ जलाई गई, कई सारे फैक्ट्रियों के ऊपर में उनके शोरूम जला दिए, कई सारे कंपनियां बड़े बड़े हैं जिनके सारे विंडो तोड़ दिए इन्होंने पत्थर फेंक फेंक के। तो ऐसी स्थिति जब बनी तब जाके न्यूज़ में आया है, और आज सुबह सुबह न्यूज़ आया है कि यूपी गवर्नमेंट ने इनके वेज को बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया है। सोमवार को नोएडा का औद्योगिक क्षेत्र, नोएडा का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। नोएडा फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है, नाम ये नहीं है, नोएडा का कोई नाम नहीं होता, नोएडा फुल फॉर्म है इसका, नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। इसी प्रकार से अथॉरिटी ऐसे ही करके है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। ओखला रीजन होता है, ओखला रीजन दिल्ली का भाग था, इसका विस्तार है नोएडा, नोएडा का विस्तार है ग्रेटर नोएडा, इसका भी विस्तार बना रहे हैं। तो ये विस्तारित होते जा रहा है, ये सब के सब दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं। बीच में दिल्ली है, इस तरफ नोएडा है, यहाँ पर गुड़गांव है। ये जो एरिया है ये ट्विन सिटी की अवधारणा पर डेवलप किया गया था। संजय गांधी, उनका यह विचार था कि दिल्ली के आसपास इस तरीके के एरिया होने चाहिए। जिस प्रकार से न्यूयॉर्क जैसे शहर हैं, तो गुड़गांव और नोएडा का कॉन्सेप्ट जो है यह लाया गया था। अब तो बहुत डेवलप हो गए ये एरिया। तो सोमवार को 13 अप्रैल को नोएडा का औद्योगिक क्षेत्र, मुख्य रूप से फेज़ 2 सेक्टर 60, 62, 84 में बहुत सारे संविदा श्रमिक कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं। मैं गिग वर्कर्स कहता था, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स वही हैं ये जिनके बारे में हम वार्तालाप कर रहे थे, पढ़ रहे थे। अब आंखों देखा उनके कंडीशंस दिख रहे हैं। केवल नोएडा ही नहीं, यह व्यापक संकट है, व्यापक संकट है यह, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर हुआ जिसे इग्नोर किया गया। 2 फरवरी बरौनी बिहार,
IOCL रिफाइनरी और HURL उर्वरक इकाइयों में बहुत भारी स्तर के प्रदर्शन किए गए, क्योंकि इनका प्रोडक्शन कम हो गया है, वेज कम हो गया, इनका महंगाई बढ़ गई है। फरवरी में 23 फरवरी को पानीपत हरियाणा, 27 फरवरी सूरत गुजरात, L&T और कई सारे कर्मचारियों जो है उन्होंने किया। इसके अलावा मानेसर हरियाणा का ऑटोमोबाइल हब है। मानेसर हरियाणा जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ी इत्यादि जो बनते हैं, कार, इन सब का हब है ना। जैसे हापुड़ है, हापुड़ भी उत्तर प्रदेश में, ये भी हब है। कोको कोला इत्यादि जो भी आप खाते पीते हैं वो सब वहीं बनता है हापुड़ में। तो इस तरह के बिस्किट, बहुत सारी कंपनियाँ, इस तरह के अलग अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं जहाँ पर एक साथ एक जगह पर बहुत सारी इंडस्ट्री है। इसी कारण से नोएडा का 62 और ये सब जो इलाके हैं इनमें बहुत बड़े स्तर के प्रदर्शन हुए। लेकिन यह एकमात्र नहीं था, पूरे देश में ही इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में, जिसकी ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही थी। हुआ क्या, हरियाणा द्वारा न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि कर दी गई। जब मानेसर में इस तरह की चीज़ें हुई तो उसके बाद हरियाणा सरकार ने क्या किया, न्यूनतम मजदूरी जो है इसको बढ़ा दिया। अब ये बढ़ाने का न्यूज़ जो है वो कहाँ पहुँच गया, तो नोएडा पहुँच गया कि भाई हमारी मजदूरी तो बढ़ गई। व्हाट्सएप के जरिए तुम्हारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। इन लोगों ने फिर सरकार को बोलना शुरू किया, कंपनी को बोलना शुरू किया, हमारी मजदूरी बढ़ाओ। हरियाणा में बढ़ गया है 30 किलोमीटर यहाँ से दूर, और इधर नहीं बढ़ा है, लेकिन इसको इग्नोर किया जा रहा था। हरियाणा सरकार ने 9 मार्च को न्यूनतम मजदूरी में भारी वृद्धि की घोषणा की। 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ। वहाँ अकुशल मजदूरों को 15,220 रुपये, कुशल को 9,442 रुपये। नोएडा के श्रमिक इस समानता की मांग करे तो उनके वेतन में 35% की वृद्धि चाह रहे थे। ये है सबसे लेटेस्ट कारण में से एक, जिसके कारण से नोएडा में इस तरह के प्रदर्शन हुए। और सभी जगहों पर जो हो रहे उसमें भी यही है कारण कि केंद्र सरकार का जो न्यूनतम मजदूरी है, केंद्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से 19,000 तनख्वाह कम से कम होनी चाहिए इस तरह की मजदूरी में, लेकिन 19,000 तनख्वाह नहीं हो रहे हैं। मुख्य रूप से जिन्होंने प्रदर्शन किया वो गारमेंट इंडस्ट्री के थे। उनका एक्सपोर्ट कम हो गया गारमेंट इंडस्ट्री के, इसलिए उनका प्रॉफिट कम हो गया है। अब उस प्रॉफिट कम होने के कारण से वो वेज समय पर नहीं दे पा रहे हैं, बोनस नहीं दे पा रहे हैं, सही तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। अब जो तनख्वाह वाला वर्ग है वो कैसे रहेगा फिर। नए लेबर कोड की विफलता, सरकार नवंबर 2025 में लेबर कोड लागू किए। श्रमिकों को उम्मीद थी कि इससे उनकी मजदूरी बढ़ेगी। यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। हाल ही में उत्तर भारत में जगह जगह पर BPSC में तो बरौनी का भी पूछ सकता है आपसे। मजदूरों के विरोध प्रदर्शन देखेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल मजदूरों के इसके कारणों के बारे में चर्चा करें और इसके समाधान के बारे में चर्चा करें, या लेबर कोड जो 2025 में जिसको लागू किया गया है उसके बारे में चर्चा करें। क्यों नहीं पूछेगा आपसे, बिल्कुल पूछेगा। लेबर कोड हमने 71 BPSC मेंस रिवीजन सीरीज जो करंट अफेयर में अपलोड करता हूं उसमें हमने डिटेल में पढ़े हैं, उससे जा करके देख लीजिएगा, कल्याण होगा आपका। सामाजिक सुरक्षाएं मिलेंगी, लेकिन अब जब उम्मीद के मुताबिक वेतन संशोधन नहीं हुआ तो निराशा बढ़ी है। सेकेंड कारण जो है पश्चिम एशिया का युद्ध और महंगाई। मिडिल ईस्ट के युद्ध ने LNG की आपूर्ति पर व्यवधान डाला है, LPG की आपूर्ति पर व्यवधान डाला है, जिसके कारण से गैस की कीमत 5 से 6 गुना तक बढ़ गई है, जिसके कारण से जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। 10,000 12,000 जो कमाते हैं, बहुत ही कंजस्टेड लाइफ होता है इनका, बहुत सावधानी से इनको चलना पड़ता है। अगर किसी दिन ऑटो की जगह पर प्राइवेट गाड़ी कर लेंगे तो इनका मंथली खर्च जो है वो पूरा बिगड़ जाता है। तो इस तरह की कंडीशन में जब गैस का दाम 90 रुपये किलो जिसका होना था, 90 रुपये में महंगा लगता था, वो एकदम से 500 रुपये किलो हो गया है, तो कैसे वो रहेंगे। अमानवीय कार्य परिस्थिति और शोषण, एक बहुत बड़ा जो मांग था कल के मजदूर प्रदर्शन वो ये था कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, इसकी गारंटी मांग रहे थे। कहाँ पर, तो देश की राजधानी के बगल में नोएडा में। किस चीज़ की, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा। संविदा कर्मचारी नियमित कर्मचारियों की समान सुविधाओं की मांग कर रहे थे। नोएडा में श्रमिकों ने आरोप लगाया कारखाने के अंदर स्थिति बहुत अस्वच्छ है, दर्जनों श्रमिक के लिए केवल एक ही रूम है, सुरक्षा उपकरणों की कमी है, वेतन से अवैध कटौतियां की जाती हैं, कई सारी चीज़ें काट ली जाती है, वर्क प्लेस उनका खराब है, इस तरह की मांगे कर रहे हैं, हाइजेनिक नहीं है, इत्यादि इत्यादि। सोशल मीडिया और अफवाहों का भी प्रभाव पड़ा, जिसके कारण से इस तरह की चीज़ें हुई। सरकार प्रशासन की प्रतिक्रिया ये रही कि सरकार ने तुरंत ही फैसला लिया कि इनके बढ़ाए जाएंगे वेज।
नेक्स्ट है इसी में समाधान के जो पहलू हैं उसमें है 4 नए लेबर कोड को सरकार ने बनाया, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन भी शामिल है, वर्क प्लेस पर सुरक्षा भी शामिल है और वेज भी शामिल है। इसके अलावा और भी कई सारे सुरक्षाओं की बात की गई है। इस टॉपिक को डिटेल पढ़ाया है, कृपया जा कर के वीडियो देखिएगा। यहाँ पर तो हम लोग शॉर्ट में ही इसको देखने वाले हैं। 2019 का जो कोड है, यह कोड 4 पुराने कानूनों की जगह लेगा। 1948 में जो बने थे। मुख्य प्रावधान यह कोड देश के सभी श्रमिक, चाहे वो संगठित हों, असंगठित हों या कॉन्ट्रैक्चुअल हों, सभी को नेशनल मिनिमम वेज के वेतन और समय पर भुगतान को अनिवार्य बनाता है। इसके साथ ही यह जो है यह लैंगिक भेदभाव को भी ख़त्म करता है कि महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर ये देख कर के आप किसी का वेतन नहीं दोगे, सभी को समान वेतन आपको देना पड़ेगा। औद्योगिक संबंध संहिता बनाया गया। यह कोड 3 पुराने कानून जैसे हायर एंड फायर को यह कमज़ोर करता है। हड़ताल के नियम के लिए 14 दिन की नोटिस को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत में पहली बार गिग वर्कर्स जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो होते हैं, गिग वर्कर्स जो कमीशन पर काम करते हैं, उनके लिए भी सुरक्षा की बात की गई है। सामाजिक सुरक्षा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, पीएफ और मातृत्व लाभ जो हैं ये इनको आप प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाया जाएगा इसके लिए, इसे भी याद रखिएगा। एक ऊपर एक पॉइंट था जो मुझे पढ़ाना था, कहाँ गया? हाँ, ये रहा। हायर एंड फायर जो है, अब 300 तक कर्मचारी, पहले यह सीमा 100 थी वाली कंपनियों को कर्मचारियों को निकालने या कारखानों को बंद करने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका भी विरोध किया गया। अगर आपके पास में 300 तक कर्मचारी है तो आप किसी को भी कभी भी निकाल सकते हैं। तो ये जो कोड बनाया गया, इसकी कुछ कमियां हैं, वो कमियों में से एक यह कमियां हैं औद्योगिक संबंध संहिता में यह मौजूद है। इसे भी याद रखिएगा, इसे भी याद रखिएगा। बिना हड़ताल पर जाने से पहले आपको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। इसी प्रकार से एक और है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता। ये इस कोड का चौथा है कानून। कोड का मतलब क्या होता है? बहुत सारे कानूनों का संग्रह होता है। तो इसमें 4 कानून है, वेज से रिलेटेड हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड हैं, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। इसी प्रकार के 4 कानूनों को मिला करके इस कोड को बनाया गया है। यह एक दिन में अधिकतम 8 घंटे काम करना तय करता है। यदि कोई इससे अधिक काम करता है तो उसे 2 गुना ओवर टाइम देना होगा। इसी ओवर टाइम की मांग कर रहे थे कि कानून में तो लिख दिया है लेकिन लागू नहीं कर रहे हो, ओवर टाइम करवाते हैं तो 2 गुना आपको देना पड़ेगा। वैसे अगर वेज 300 रुपया रोज़ है तो अगर रात को उसने ओवर टाइम किया है तो आपको 600 रुपया देना पड़ेगा। ये है इस पहलू, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया है। महिलाओं के लिए अधिकार। महिलाएं अब सभी प्रकार के काम, खतरनाक काम भी कर सकती हैं। उनकी सहमति और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ वो रात की पाली में भी काम कर सकती हैं। अंतर्राज्य प्रवासी श्रमिकों को उनके राज्य जाने के लिए पेड लीव देना पड़ेगा, भत्ता भी देना पड़ेगा। ये भी प्रदान किया गया है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य संहिता में ये भी प्रावधान शामिल किया गया है। इसके साथ ही वर्तमान स्थिति की अगर हम लोग बात करेंगे तो संसद ने इन संहिताओं को 2020 में पारित कर दिया था और अब यह पूरे देश में लागू भी हो गए हैं। इसका कारण यह है कि संविधान के अनुसार श्रम जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं, लेकिन राज्य अब जब इसको अपनाना शुरू कर देंगे तब स्थितियाँ थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी। तो केंद्र सरकार ने 2019 से बनाया था 2020 में, और अब इसको नोटिफाई भी कर दिया गया है। पिछले ही महीनों में नोटिफाई किया गया, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया था। इसको विशेष रूप से पढ़ करके जाइएगा। प्रीलिम में स्टेटमेंट बना करके पूछ सकता है, मेंस में लॉन्ग फॉर्मेट में यह सवाल पूछा जा सकता है। कोड जो बनाया गया है लेबर कोड, वह क्या है, क्यों आवश्यक था यह, और क्या इसके प्रावधान है और क्या इसके चैलेंजेज हैं, सभी पहलुओं को हमने देखा है। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअली ऑटोमेटेड डिस्ट्रक्शन। दरअसल में दुनिया में एआई हथियारों की ऐसी होड़ मच गई है जैसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से परमाणु हथियारों की होड़ मची हुई थी। तो उसी को डिटेल में यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है और ये भी कहा गया कि यह परमाणु हथियार जैसा ही कंसर्न साबित हो सकता है अगर इसको सही टाइम पर एड्रेस नहीं किया गया तो। चीन, अमेरिका, रूस और अन्य देशों ने एआई समर्थित हथियार और सैन्य प्रणाली को लेकर एक खतरनाक होड़ शामिल हो गए हैं। रक्षा विशेषज्ञों ने हथियार के इस निर्माण की तुलना 1940 के दशक की परमाणु युद्ध की शुरुआत जो थी उससे कर रहे हैं। जिस तरह से एटॉमिक वेपन के लिए पूरे दुनिया में होड़ मचा हुआ था, सबसे पहले बनाया अमेरिका ने
और उपयोग किया अमेरिका ने, उसके बाद से यूएसएसआर ने बनाया, फिर ब्रिटेन फ्रांस ने बनाया, चीन ने बनाया, फिर भारत ने भी बनाया, इजराइल के पास में भी है, और कुछ तथ्यों के हिसाब से साउथ अफ्रीका के पास में भी ये हथियार है। लेकिन अभी भी कुछ ही देशों के पास में है। लेकिन एआई का ऐसा नहीं है। एआई की होड़ ऐसी है, और ये होड़ परमाणु युद्ध से इसलिए भी अलग है क्योंकि इसके लिए कोई कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग की आवश्यकता नहीं होती है, कोई बहुत ही एडवांस लेवल की सुरक्षात्मक पहलुओं की आवश्यकता नहीं होती। आप भी चाहें तो ऑनलाइन सीख करके ड्रोन्स बना सकते हैं, खतरनाक स्तर के बना सकते हैं आजकल के समय में। सितंबर में बीजिंग चीन में एक सैन्य परेड के दौरान शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की उपस्थिति में चीनी सेना ने ऐसे स्वायत्त ड्रोन का प्रदर्शन किया जो लड़ाकू विमानों के साथ साथ खुद ब खुद उड़ सकते हैं। इस प्रदर्शन अमेरिका में खतरे की घंटी बजा दी। इसके बाद अमेरिका भी बहुत ही हाई लेवल के एआई बेस्ड जो स्वचालित ड्रोन होते हैं उनको डेवलप कर रहा है। इससे एक प्रकार का होड़ मच गया है पूरी दुनिया में ही। प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी जो उनकी स्थिति क्या है, चीन और रूस जो हैं यह बहुत ही भारी स्तर के इस प्रकार के सौर ड्रोन तकनीक बना रहे हैं जो 100% एआई द्वारा निर्देशित होते हैं। ह्यूमन कंट्रोल उन पर केवल शून्य होता है, उड़ाने तक ही होता है। बाकी वो खुद से लक्ष्यों की पहचान करते हैं, खुद से टारगेट करते हैं, खुद से फैसला लेते हैं कि यह लक्ष्य दुश्मन का है या अपना है। संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसके कारण से कई सारे जगहों पर इस तरह के वेपन्स को डेवलप कर रहा है। भारत भी कर रहा है, इजराइल भी कर रहा है। दुनिया के लगभग में हर वो देश जिनकी थोड़ी सी भी स्थिति सही है, हर वो देश इस चीज़ के होड़ में लगे हुए हैं। अगर आपको युद्ध में सफलता चाहिए होता है तो एक ही चीज़ चाहिए होता है, वो है तकनीक। किसके पास कितना बेहतर तकनीक है वही युद्ध को जीतता है। पारस्परिक सुनिश्चित विनाश का क्या है? परमाणु डिटरेंस भी इसको कहते हैं। परमाणु डिटरेंस का क्या तात्पर्य है कि जैसे भारत के पास परमाणु वेपन है, चीन के पास परमाणु वेपन है, तो चीन और भारत के बीच में युद्ध की संभावनाएं कम रहेंगी, क्योंकि अगर उसने परमाणु का उपयोग किया तो हम भी उपयोग कर सकते हैं, जिसके कारण से म्यूचुअली डिस्ट्रक्शन जो होता है, MAD कहा जाता है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, MAD, कल ही हमने पढ़ा है इसको। इसका तात्पर्य होता है कि आप अगर हमें नुकसान पहुंचाओगे तो हम भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके कारण से दोनों एक दूसरे पर परमाणु हथियारों का उपयोग करने से बचेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर भी चर्चा में आ गया है, जिसके कहा जा रहा है कि विनाश के नए साधन के रूप में बन रहे हैं। हर राष्ट्र चाहता है कि उसके पास सबसे उन्नत तकनीक भंडार हो, ताकि वह एल्गोरिथम से एल्गोरिथम को लड़ सके और एल्गोरिथम विजय प्राप्त कर सके। इंसान नहीं लड़ेंगे, ड्रोन के एल्गोरिथम एक दूसरे से लड़ाई करेंगे और उसमें जो जीतेगा उसका ज़्यादा पलड़ा भारी होगा। और ये जो युद्ध होगा यह आम जनता को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, इम्पैक्ट ग्लोबल स्तर पर ज़्यादा बड़ा होगा इसका, ये भी इसमें कहा जा रहा है। परमाणु युद्ध से तुलना और चिंताएं क्या क्या है? परमाणु बमों के निहितार्थ दुनिया अच्छी तरह समझती है, लेकिन सैन्य एआई क्षमताएं अभी भी अज्ञात हैं कि इसका किस हद तक विनाशकारी उपयोग हो सकता है। तकनीक को रुकने, खाने पीने या सोने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए युद्ध विराम जो होता था या युद्ध के बीच में एक जो पॉज आता था ह्यूमन लिमिटेशंस के कारण से, वो भी ख़त्म हो जाएगा, ये इसमें कहा जा रहा है। इसका समाधान क्या हो सकता है? नई अंतर्राष्ट्रीय संधि और विनिमय रेगुलेशंस को लागू किए जाएं, जिस प्रकार से परमाणु के लिए NPT, CTBT इत्यादि चीज़ें लागू की गई हैं, उसी प्रकार से ड्रोन्स के लिए भी लागू होना चाहिए। सार्थक मानवीय नियंत्रण सुनिश्चित करना कि ह्यूमन इन द लूप होना चाहिए। कोई भी एआई सिस्टम 100% ऑटोमेटेड नहीं होना चाहिए, वेपन के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। परमाणु युद्ध अगर इंसान करे तो एक बार को उसके मन में आ सकता है ये भावनात्मक चीज़ें कि भाई बहुत बड़े स्तर का विनाश हो जाएगा, रुक जाते हैं। लेकिन अगर एआई करेगा तो उसके अंदर ये ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो ह्यूमन इन द लूप होना चाहिए, 100% ऑटोनोमस बनाने से बचना चाहिए। वैश्विक एआई निगरानी संस्था का निर्माण हो, जिस प्रकार के जो तकनीक बन रहे हैं उसकी निगरानी कर सके। दोहरे उपयोग की दुविधा और कॉर्पोरेट जवाबदेही भी तय होनी चाहिए कि यानी जो एआई कैंसर का पता लगा सकता है वह ड्रोन का लक्ष्य भी तय कर सकता है। इसलिए निजी संस्थानों को बड़ी भूमिका है कि वो किस प्रकार से इसका उपयोग करना चाहते हैं, मानव के सुरक्षा के लिए या मानव के विनाश के लिए। इसे ज़रूर याद रखिएगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को अपनाना चाहिए। जो बड़े बड़े देश हैं, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो, रूस हो, भारत हो, पाकिस्तान हो या इजराइल हो, हमें कॉन्फिडेंस क्या कहा जाता है उसको, बिल्डिंग मेजर्स को अपनाना चाहिए। जिस प्रकार से न्यू स्टार्ट संधियाँ की जाती थी
यूएसएसआर और यूएस के द्वारा कि हमने कितने परमाणु बम बनाए हैं और आपके पास कितने हैं, आकर के एक दूसरे का देख लेते हैं, जिससे कभी भी ट्रस्ट टूटना नहीं चाहिए, जिससे दुनिया में विनाश कम रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें हमें एआई के लिए भी अपनाना पड़ेगा, इससे भी विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एक और टॉपिक है अल नीनो का, जिसे हम लोग कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इसको कल हम लोग पढ़ेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आज एईडीओ का भी एग्ज़ाम है, तो उसके सामान्य अध्ययन का पेपर अगर आता है तो उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।